नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और ये जो मुद्दा है ये भारत से भी जुड़ता है, भारत के पड़ोसी देश चीन से भी जुड़ता है और इसके साथ ही जो चीन है, चीन के कई सारे जो कह सकते हैं एक तरह से जो दुश्मन देश हैं या जिन मुद्दों को लेकर चीन और उन देशों के बीच में एक तनाव है, उनसे जुड़ता है। और इसी को लेकर अब कहा जा रहा है कि जो चीन है, चीन कुछ बड़े स्तर की जो प्लानिंग है वो कर रहा है और इस तरह की जो प्लानिंग है, इस तरह की जो नीति है, उनको ही ध्यान में रखते हुए जो चीन है अपने जो भी पड़ोसी देश हैं उनको एक एक करके कहीं ना कहीं निगलने का काम कर रहा है। उनका जो प्रभुत्व है उसे समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। और यही नहीं, पड़ोसी देश ही नहीं, जो उसके सबसे पुराने दुश्मन जो जापान है, अब उसके ऊपर भी जो ड्रैगन है उसकी नज़र पड़ चुकी है और वो कहीं ना कहीं जापान को भी इस नीति का शिकार बनाना चाहता है। और इस कारण से ये जो मुद्दा है, खासतौर पे ताइवान, फिलीपींस या और भी जो देश हैं जो चीन के पड़ोसी देश हैं, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं जो चीनी दबाव है या चीन की जो एक निगलने की जो एक रणनीति है, एक जो कूटनीति है, उसका ये शिकार हो रहे हैं। और अब इसी क्रम में चीन जापान के ऊपर लगातार दबाव बना रहा है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये भारत के लिए एक मौका भी दे रहा है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे कि आखिर एक एक करके अपने पड़ोसियों को जो निगलने में लगा है चीन, आखिर ये मामला है क्या, कहाँ से ये मामला जुड़ता है। और ताइवान, फिलीपींस और अब देखें तो जापान भी इसके कहीं ना कहीं जद में आ चुका है और भारत के लिए क्यों कहा जा रहा है कि एक मौका भी है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक न्यूज़ आर्टिकल लेते हैं। ताइवान, फिलीपींस और अब अपने सबसे पुराने जो दुश्मन जापान है उनको कहीं ना कहीं देखें तो अब एक तरह से समाप्त करने की जो रणनीति है वो अपनाई जा रही है हमारे देश पड़ोसी चीन के द्वारा। जो ड्रैगन है ये लगातार इस तरह की जो रणनीतियां हैं उनको अपना रहा है और इसी कारण से अब एक नया जो पहलू इसमें जुड़ चुका है। कहा जा रहा है कि भारत के लिए भी आखिर ये एक मौका है। तो कैसे मौका है उस पर भी हम बात करेंगे। अगर यहाँ पर हम बात करें तो जैसे ताइवान है, फिलीपींस है और भी जो छोटे छोटे जो आइलैंड वाले जो चीन के पड़ोसी देश हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अब अपने पड़ोसियों को चीन क्या कर रहा है, समाप्त करने की जो रणनीति है वो अपना चुका है। कई तरीके अपना रहा है, उन पर जो सामरिक दबाव है वो दबाव उत्पन्न कर रहा है। बहुत सारे जो आइलैंड हैं उनके जो रिसोर्स हैं उन पर कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो अपना जो प्रभाव है वो जताते हुए उन पर अपना अधिकार बना रहा है। तो इस कारण से जो ड्रैगन है उसका जो दबाव की नीति है वो फिलीपींस और ताइवान जैसे देशों पर तो छिपी हुई नहीं है, लेकिन अब उसका जो निशाना है अपने पुराने देश जापान है। जापान चूंकि एक समृद्ध, एक हर मामले में देखें तो संपन्न राष्ट्र है और अमेरिका की छत्र छाया वाला राष्ट्र है और इस कारण से देखें तो जो चीन की ये नीति है ये इतनी सामान्य कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि जो जापान है वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की समृद्धता और साथ में देखें तो सबसे बड़ा कारण है अमेरिका। अमेरिका पूरी तरह से सामरिक तौर पे क्या है कि वो जापान की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि दोनों के बीच में इस तरह का एग्रीमेंट है कि जापान कोई भी अपना सामरिक दृष्टिकोण से परीक्षण, कोई भी उत्पाद अगर बनाता है तो बिना अमेरिका के परमिशन से वो नहीं बना सकता है। और इसके बदले में जो अमेरिका है वो पूरी तरह से जापान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन इस स्थिति में जो जापान है, जापान के आसपास के क्षेत्र में जो चीन ने एक सैन्य गतिविधियां हैं वो बढ़ा दी हैं। इस कारण से देखें तो ये जो मसला है ये अब सामान्य नहीं हो चुका है। एक तरह से देखें तो एक क्षेत्रीय जो प्रभुत्व है वो तो इसमें दिखता ही है, दूसरी तरफ से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहीं ना कहीं जो एक दबदबे की बात है, जो एक अपने प्रभुत्व की बात है, वो भी इससे उठ खड़ा हो सकता है और इसके कई सारे जो दुष्परिणाम हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। और इस समय खास तौर पे देखें तो दुनिया में तो उथल पुथल मची हुई है। आप कुछ समय पहले ही देखे होंगे रसिया, यूक्रेन, भारत, बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, इसी बीच में देखें भारत चीन, उसके अलावा पश्चिम एशिया में तो पहले से ही इस तरह की स्थिति है और हाल ही में मिडिल ईस्ट में देखें ईरान, इजराइल, अमेरिका। तो इस तरह की जो तनाव की स्थितियां हैं इनके बीच में, यानी इस सिनेरियो में ही चीन ने घोषणा की कि पूर्वी एशिया को लेकर जो उसकी रणनीति है
वो अब आक्रामक होगी। और ये चीन के तरफ से जो स्टेटमेंट आया, इससे कई सारे जो चीन के पड़ोसी देश या पूर्वी क्षेत्र में देखें, जो चाइना सी है या जो पैसिफिक ओशियन वाला जो क्षेत्र है, इसके जो बहुत सारे राष्ट्र थे वो घबरा गए। यही नहीं, चीन ने कहा कि वो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं जो वर्षगांठ है वो मनाने के लिए बीजिंग का जो तियानमेन स्क्वायर है उस पर एक भव्य सैन्य परेड का भी आयोजित करेगा। कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रचार विभाग है उसके उप प्रमुख हैं, उन्होंने ये कहा और संवाददाताओं को बताया, रिपोर्टरों को ये बताया कि परेड उसी दिन होगा जब चीन ने जापान के ऊपर आक्रमण किया था। और इसी के संदर्भ में अब ये जो मसला है कहीं ना कहीं धीरे धीरे देखें तो एक वार के रूप में अब कन्वर्ट हो रहा है, तो इस कारण से ये चर्चा में है। थोड़ा सा अगर हम चीन के बारे में देखें, दुनिया को अब जो ताकत दिखाने की बात है, अभी तक चीन के तरफ से ये देखने को मिलता था कि खास तौर पे चीन क्या करता था कि अपने पड़ोसी जो राष्ट्र हैं उन्हीं के ऊपर अपना पावर दिखाता था। और इस मामले में देखें तो अब इसकी जो नीति है अब ये थोड़ा सा बदली हुई दिख रही है। और इस तरह की जो दुनिया को ताकत दिखाने की जो इसकी घोषणा है वो घोषणा ऐसे समय की गई है जब पहले से देखें तो मिडिल ईस्ट में क्या है कि एक भीषण तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। और इस कारण से ये भी कहा जा रहा है कि कहीं परमाणु युद्ध तक ये मामला न पहुंच जाए, और इस कारण से इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। इसके बावजूद इस तरह का जो तनावपूर्ण स्टेटमेंट है वो चीन की सरकार के द्वारा क्यों दिया जा रहा है। वहीं जो रूस है, यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष है वो भी अभी खत्म नहीं हुआ है। और इस कार्यक्रम को लेकर जो चीन है वो दुनिया को अपनी जो पावर है, खासतौर पे डिफेंस जो पावर है, सैन्य जो ताकत है वो दिखाना चाह रहा है और चैलेंज करके दिखाना चाह रहा है, अनाउंसमेंट करके दिखाना चाहता है। पीपुल जो लिबरेशन आर्मी है उसकी संयुक्त जो कर्मचारी विभाग है उसमें युद्ध ब्यूरो के जो प्रमुख है उन्होंने ये कहा कि परेड चीन जापान युद्ध के ऐतिहासिक महत्व और द्वितीय जो विश्व युद्ध है उसके बाद के बने जो वर्ल्ड ऑर्डर है उनकी दृढ़ता से रक्षा करने की जो इच्छा है उसको सामने रखेगा। तो इस तरह के जो पुराने मसले हैं जो कहीं ना कहीं अब दब चुके हैं, उनको लोग भूल चुके हैं, विभिन्न राष्ट्रों के बीच में उन मुद्दों को हटा दिया गया। उन मुद्दों को क्या कर रहा है चीन अब फिर से सामने ला रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो चीन ये अवसर, ये जो ऑक्वेजन कहीं ना कहीं जो करने जा रहा है इसमें वो अपनी युद्धक जो क्षमता है, उभरती हुई जो तकनीक है, जो अपना रणनीतिक प्रतिरोध है उसका प्रदर्शन करेगा और दुनिया को दिखाएगा कि उसकी पावर आखिर है क्या। इसमें बहुत सारे जो कह सकते हैं कि जो डिफेंस इक्विपमेंट है, डिफेंस रक्षा उत्पाद हैं, बहुत सारे जो अलग अलग क्षेत्र के सामरिक महत्व के जो वस्तुएं हैं या जो इस तरह के युद्धक हथियार हैं उनको प्रदर्शित करने जा रहा है चीन दुनिया के सामने। और ये प्रदर्शन स्पष्ट हो चुका है कि वो अपने पड़ोसी देशों को अब क्या करेगा, पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर सकता है। यही नहीं, वो अब जापान के ऊपर भी कहीं ना कहीं इस नीति से दबाव उत्पन्न करने रहा है। तो इस कारण से देखें तो ये मामला अब काफी गंभीर हो चुका है। जापान को लेकर चीन की जो मंसूबे हैं वो अब अच्छे नहीं हैं और इस कारण से देखें तो अब जापान और चीन के बीच में जो तनाव है वो भी कहीं ना कहीं उभर रहा है। और इससे अब कहा जा सकता है कि वर्तमान में जो दुनिया भर में अलग अलग क्षेत्रों में जो तनाव की स्थिति है अब वो पूर्वी एशिया या इंडो पैसिफिक जो रीजन है यहाँ पर भी उत्पन्न हो सकती है। और इसमें कई मामलों में देखें तो एक तरह से जो जापान है, जापान के साथ भी भारत के जो संबंध हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। जैसे क्वाड की बात करें तो क्वाड का मेंबर है भारत, उसमें जापान भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो उस पर चूंकि लगातार पहले से ही चीन की नज़र है, वो बार बार भारत को घेरते भी रहा है कि भारत जो क्वाड का मेंबर है, वो जो क्वाड पहले कुछ सामान्य मामलों उद्देश्य से बनाया गया था लेकिन अब वो क्या है सैन्य रूप ले चुका है। तो आने वाले समय में अगर जापान और चीन के बीच में स्थिति खराब होती है तो उसमें भारत भी कहीं ना कहीं लपेटा जाएगा। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो आइलैंड है जैसे सेनकाकू आइलैंड है, दियाओ जो आइलैंड है, पूर्वी चीन सागर में देखें तो चीन की जो बढ़ती सैन्य उपस्थिति है वो अब चिंता का विषय बनी हुई है। अगर ताइवान के ऊपर चीन हमला करता है तो जापान का जो हस्तक्षेप है वो होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में ऐतिहासिक जो तनाव है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में देखें तो काफी पहले से तनाव चलते रहा है। और चीन के जो इरादे हैं बस सैन्य परेड और द्वितीय विश्व युद्ध की वर्षगांठ मनाने भर तक तो नहीं है। दक्षिण चीन सागर में जो फिलीपींस, ताइवान या ऐसे जो उसके पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके साथ क्या है कि वो अब कहीं ना कहीं एक ऐसी रणनीति अपना रहा है जिस कारण से वो इन देशों के ऊपर अपना जो पावर है, इन देशों के जो क्षेत्र हैं उनका अधिग्रहण कर सके और इसके साथ ही जो अपना सबसे पुराना एनिमी दुश्मन है जापान, उसके ऊपर भी दबाव उत्पन्न कर दे।
चीन ने जापान के खिलाफ अपनी जो भी डिफेंस एक्टिविटीज हैं वो बढ़ा दी हैं। इसी साल में देखें तो मई में चीन ने एक बड़े स्तर पे जो जापान के हवाई क्षेत्र हैं उन हवाई क्षेत्रों का उल्लंघन किया, जिसके बाद से देखें तो जापान ने अपने लड़ाकू जो विमान हैं वो कहीं न कहीं इस घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप भेजे। और ये पहली बार ऐसी घटना देखने को नहीं मिली है कि जब जापान और चीन दोनों के बीच में इस तरह की तनाव की स्थिति हाल के संदर्भ में, खासतौर पे घुसपैठ के संदर्भ में उठी हो। चीन नियमित रूप से बहुत सारे जो आइलैंड हैं उनके आपसी जल क्षेत्र और जो वायु क्षेत्र हैं, जो तटरक्षक जहाज हैं, जो विमान हैं, उनको कहीं ना कहीं घुसपैठ के लिए भेजते रहा है। चीन इससे पहले भी लंबे समय तक फिलीपींस, ताइवान के साथ ऐसा लगातार कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि एक स्थिति तो ऐसी आ चुकी है कि यहाँ पर अगर हम ताइवान की बात करेंगे तो ताइवान को जो चीन है ये पूरी तरफ से, चारों तरफ से क्या कर चुका है, एक तरह से पूरी तरह से घेर चुका है, अपने गिरफ्त में ले चुका है। आप चित्र से ही समझ सकते हैं, ये पूरी चीन की सीमा है और ये ताइवान द्वीपीय एक देश है। तो देखिए चारों तरफ से क्या है कि अपने बेस या इस तरह की जो सामरिक उपस्थिति है वो चीन ने क्या कर ली है, वो चारों तरफ से चीन के चारों ओर बना ली है। और चीन ने ताइवान को लेकर हाल के दिनों में जो शिकंजा है वो और कसता जा रहा है। बीजिंग ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है, हमेशा कहता कि नहीं, जो ताइवान है वो चीन का ही हिस्सा है। और भविष्य में ताकत के बल पे वो हमेशा प्रयास कर रहा है कि वो ताइवान को चीन में क्या कर ले, शामिल कर ले। और कुछ समय से देखें तो चीन ने ताइवान के चारों तरफ लगातार डिफेंस जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ा दी। यहाँ तक कि जो ताइवान स्टेट है, ताइवान स्टेट के भी संदर्भ में देखें तो इस स्टेट, इस जल संधि और द्वीप के चारों ओर जो वो अभ्यास या इस तरह के जो भी चीजें हैं वो बढ़ा दी हैं। तो इस कारण से देखें तो अब जो स्थिति है इस पूरे चाइना सी या कह सकते हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इस पूरे क्षेत्र में अब स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। तो ये अब सामान्य बात नहीं है। और विश्लेषकों ने तो इन सैन्य अभ्यासों को देखें तो तैनात या चीन के ऊपर देखें तो इस तरह के जो भी अभ्यास यहाँ आसपास चीन के द्वारा किया जा रहा है, तो इसको जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रणनीतिक विशेषज्ञ हैं, सामरिक विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि इस तरह के जो चीन के द्वारा अभ्यास किया जा रहा है ये अभ्यास कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि चीन का ये जो अभ्यास है ये कहीं न कहीं ताइवान के संदर्भ में देखें इस पर अधिकार को लेकर एक पूर्व अभ्यास है। और इस कारण से चीन पूरी तरह से क्या है कि अब ताइवान के ऊपर हावी होने वाला है। हाल ही के समय में देखें तो जिस तरह से अमेरिकी, मध्य पूर्व और यूक्रेन एक तरह से बड़े तनाव के रूप में उलझा हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में अब जल्द ही इस क्षेत्र में जो चीन है, इधर ताइवान है और इधर जो जापान है, इनके बीच में इस तरह की जो गुत्थी है वो फिर उलझने वाली है। और ये सामान्य बात नहीं होगी। इस पूरे क्षेत्र में देखें तो जो तनाव है उसको ये उत्पन्न कर देगी। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो कुछ एक दो आइलैंड है जो खास तौर पे चर्चा में बने हुए हैं। जैसे अगर देखेंगे जो सेनकाकू द्वीप है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये आपको जो आइलैंड है ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये सेनकाकू आइलैंड है। इसकी जो स्थिति है ये यहाँ दिखाई गई है, ये सेनकाकू आइलैंड है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके आसपास की जो स्थिति है, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि चीन के दावे वाले जो हवाई क्षेत्र हैं वो कहाँ पर है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये चीन का जो हवाई क्षेत्र है यहाँ तक दावा करता है चीन की ये हमारे क्षेत्र में है। जापान का जो दावा है वो यहाँ तक है कि यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये जापान का है। तो देखिए दोनों के बीच में जो क्लैश है, ये जो क्षेत्र है जिस पर दोनों देश दावा करते हैं, जापान भी और चीन भी, तो ये जो क्षेत्र है ये तनाव का कारण हो सकता है। इसके अलावा चीन के दावे वाला जो समुद्री क्षेत्र है वो देखिए, ये समुद्री क्षेत्र है चीन के द्वारा और ये क्षेत्र है जापान के द्वारा। तो यहाँ भी क्या है कि एक जो क्षेत्र है वो कॉमन हो जा रहा है। तो इसको लेकर अब जल्द ही दोनों देशों के बीच में जो दबाव है वो बड़े स्तर पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखिए जापान के दावे वाले जो समुद्री क्षेत्र हैं और जो चीन के दावे वाले क्षेत्र हैं, ये दोनों क्या है कि एक तरह से ताइवान के काफी समीप हैं। समीप होने के कारण कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि इस स्थिति को कि यहाँ पर हमारी जो उपस्थिति है वो हो, इसको लेकर ये दोनों देश क्या हो सकते हैं, आपस में लड़ सकते हैं। खास तौर पे अगर चीन ताइवान के ऊपर दबाव बना रहा है तो जापान इनडायरेक्टली क्या कर सकता है कि ताइवान को सपोर्ट करने के लिए चीन को यहाँ पर काउंटर कर सकता है। तो इस तरह की जो बात है वो अब देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे
फिलीपींस और दूसरे देशों के बीच में भी बहुत सारे जो टकराव हैं वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो सेनकाकू आइलैंड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर जो सेकेंड थॉमस सोल है, सोल एक तरह से कह सकते हैं कि उभरा हुआ जो क्षेत्र होता है, बहुत सारे कोरल दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। अगर वहाँ पर ठहराव की बात करें तो ऐसी एक भूमि होती है जो उथली टाइप की होती है, तो वहाँ पर सामरिक दृष्टिकोण से उसे एक बेस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस कारण से देखें तो जो सेकेंड थॉमस सोल है इसको लेकर खास तौर पे कई सारे जो देश हैं वो उलझे हुए हैं। वो कहते हैं कि नहीं ये ठीक है मेरा है, वो बोलता है मेरा है। तो ऐसे ही देखिए, जैसे देखें सेनकाकू आइलैंड है उसको लेकर विवाद है, तो ठीक वैसे ही क्या है कि यहाँ पर सेकेंड जो थॉमस सोल है इसको लेकर लगभग 6 देश इस पर दावा करते हैं, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण दावा है वो फिलीपींस के द्वारा किया जाता है। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है तो फिलीपींस कहता है कि नहीं, जो सेकेंड थॉमस है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। और इस कारण से साउथ चाइना सी में देखें तो एक विवाद देखने को मिलता है। और यही नहीं, यहाँ पर जो स्प्रैटली आइलैंड है उसको लेकर भी बहुत सारे जो देश हैं वो कहीं ना कहीं आपस में लड़ते रहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे जो देश हैं इनके बीच में कई सारे जो आइलैंड है, जैसे पलावन आइलैंड है उसको लेकर भी विवाद है। तो पहले से क्या है कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये उलझा हुआ है। और अब चूंकि इसी में स्थिति और खराब होती जा रही है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर के लगभग पूरे हिस्से पर देखें जो चीन कहता है कि नहीं ये पूरा जो क्षेत्र है ये क्या है, ये हमारा है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। फिलीपींस, वियतनाम, कई सारे जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उनके साथ चीन के पहले ही बहुत सारे विवाद हैं। और एशिया में देखें तो एक तरह से ये जो पूरा क्षेत्र है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि शिपिंग रूट्स है उसमें ये आता है। और इस कारण से देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। और अगर इस पर चीन का अधिकार हो जाता है तो पूरी दुनिया के सामने एक संकट उपस्थित हो सकता है, खास तौर पे देखें तो भारत के संदर्भ में। क्योंकि अगर इन क्षेत्रों पर चीन अगर अपना अधिकार कर लेता है तो पहले ही वो इंडियन ओशियन में इस पर्ल ऑफ फिस्टिंग जो एक तैयार कर रहा है, मोतियों की माला, वो उससे घेरने का प्रयास कर रहा है। तो ठीक अगर इस क्षेत्र में भी कर लिया तो इधर इंडो पैसिफिक रीजन में जो ट्रेड है, जो अपनी सामरिक स्थिति है, वो भारत के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। चीन और फिलीपींस दोनों क्या है कि बहुत सारे जो सोल हैं, जैसे हमने बात किया यहाँ पर सेकेंड थॉमस सोल, स्कारबोल सेल है, या इस तरह के बहुत सारे सोल हैं, उनको लेकर पहले से उलझे हुए हैं। चीन ने स्कारबोल सोल की बात करें तो 2012 से लगातार उस पर कब्जा कर लिया, जबकि एक तरह से देखें तो वो फिलीपींस और लुजोन के जो पश्चिम क्षेत्र हैं वहाँ पर स्थित है। इसके बावजूद भी चीन क्या करता है कि यहाँ पर एक अपनी जो दादागिरी है वो हमेशा दिखाता है। इसके बाद चीन ने फिलीपींस के जो मछुआरे हैं उन पर भी रोक लगा दी है। और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के बावजूद भी जो भी नियम है अंतर्राष्ट्रीय, उनका उल्लंघन लगातार करता है। और बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है, अंतर्राष्ट्रीय जो नियम बने हैं उनका पूरी तरह से उल्लंघन करता है। और इस कारण से देखें तो यहाँ की जो स्थिति है वो काफ़ी खतरनाक होते जा रही है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो सेनकाकू आइलैंड है इसको लेकर तो और स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी है। क्योंकि अगर इसकी हम बात करें कि जो सेनकाकू आइलैंड है ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो सेनकाकू आइलैंड है, ये आपको आइलैंड देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर 5 छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो 5 जो यहाँ पर द्वीप हैं वो इनकी जो उपस्थिति है वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ कई सारे जो चट्टानी समूह हैं, वो जो चट्टानी समूह हैं उन कारण से इसकी जो अवस्थिति है वो दुनिया के सामने महत्वपूर्ण हो जाती है। जापान इन्हें शिनकाकू, जबकि जो चीन है इसे दूसरे नाम से दियाओ। देखिए यहाँ पर खास बात है कि इधर अगर जापान की हम बात करेंगे तो जापान इसे शिनकाकू कहता है। ये क्या है कि ये जापान के द्वारा दिया गया नाम है। और दूसरी तरफ जो चीन है ये कहता है कि नहीं ये शिनकाकू नहीं है, ये क्या है, तो ये दियाओयू है। ये क्या है, ये दियाओयू है। तो दोनों क्या है कि अपने अपने तरफ से इस द्वीप का, इस कह सकते हैं कि स्थान का नामकरण करते हैं और इस पर अधिकार जताते हैं। इसके अलावा देखें तो जो ताइवान है वो भी क्या है कि इसको अलग नाम ओकिनावा कहता है। तो इस तरह से क्या है कि इन तीनों देशों के बीच में यहाँ पर देखेंगे तो इस आइलैंड को लेकर यहाँ पर एक जो दबाव है, एक जो अधिकार है, एक तरफ से जहाँ पर जापान इसके ऊपर अपना अधिकार जताता है तो दूसरी तरफ से चीन इसके ऊपर अधिकार जताता है और तीसरी तरफ से जो ताइवान है।
और खास बात यह है कि पूर्वी चीन सागर में जो भी समुद्री व्यापार है, सैन्य दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से ये जो क्षेत्र है ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो सेनकेकु आइलैंड है, यहाँ पर ऑयल और नेचुरल गैस के बड़े भंडार हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि यहाँ पर जो ऑयल रिसोर्स की अवस्थिति है, जो तेल भंडार की होने की संभावना है, प्राकृतिक गैस की संभावना है, वो इस द्वीप को काफी महत्वपूर्ण बना देता है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर मछली पकड़ने की जो संभावना है, जो फिशिंग की बात की जा रही है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर फिशिंग पकड़ने की जो समृद्धता है, फिशिंग मछलियों की जो समृद्धता है, उस कारण से देखें तो आर्थिक दृष्टिकोण से जो सेनकेकु आइलैंड है ये काफी महत्व रखता है। और इस कारण से देखें तो तीनों देशों के बीच में इसको लेकर लगातार जो दबाव है वो स्थिति देखने को मिलती है। और इसी कारण से देखें तो एक जो चीन की जो साम्राज्यवादी ये दबाव, एक पावर, एक दबदबा बनाने की जो नीति है वो लगातार बनाई जा रही है। भारत के बड़े ही डिफेंस एक्सपर्ट महत्वपूर्ण है, इनका ये कहना है कि जापान पर चीन की जो हिम्मत है वो इसलिए ज़्यादा नहीं बढ़ती है क्योंकि अमेरिका की जो छत्र छाया है उसकी छत्र छाया में जापान है, और इस कारण से जो चीन है वो अमेरिका से टक्कर नहीं ले पाता। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो अगर चीन ये सोच रहा है कि वो दक्षिण और पूर्वी सागर में हर किसी को दबा देगा, तो आज के दौर में ये संभव नहीं है। अगर चीन इस तरह की जो हरकतें हैं, इस तरह की जो उसकी चैलेंजेज हैं, उस तरह के जो स्टेटमेंट हैं, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं आइसोलेट हो सकता है। लेकिन इसके कारण कई सारे जो इफेक्ट हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं, और इस कारण से जो स्थिति है, पूरा ये जो क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं संघर्ष के एक आग में झुलस सकता है। तो अब जो स्थिति है कहीं ना कहीं देखें तो और खराब होते जा रही है, खासतौर पे जो चीन और जापान के संदर्भ में देखने को मिल रहा है कि अब कहा जा रहा है कि जो चीन है वो जापान के ऊपर भी कहीं ना कहीं अपनी नजरें गड़ाए हुए है, और अपने सबसे पुरानी जो दुश्मन उसका रहा है उसको क्या है कि उसके कई सारे क्षेत्रों को लेकर अब जो एक प्रतिद्वंद्विता है वो अब जंग में भी बदल सकती है। और ये ऐसे नहीं कहा जा रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है चीन और जापान में जो तनाव की वजह है वो इतिहास में छुपा हुआ है, जिसमें देखें तो जापान के हाथों चीन की कई बार शर्मनाक हार हुई है। जापान ने 1937 में बड़े अटैक किए थे, और उसके बाद देखें तो कई बार दोनों देशों के बीच में अटैक हुए, लेकिन हमेशा जापान भारी हुआ। लेकिन आने वाले अब वर्तमान सिनेरियो में देखें तो चीन काफ़ी मजबूत हो चुका है, और वो अपना जो बदला है वो जापान से लेना चाह रहा है, और इसी कारण से कहीं ना कहीं देखें तो जापान को लेकर लगातार इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो चीन के द्वारा जारी किया जा रहा है। जापान को लेकर जो चीन की कसक है, पुराने जो भी उसकी हार है, उसको लेकर हमेशा वो कहीं ना कहीं देखें तो उसके मन में इस तरह की एक बात छिपी हुई है कि वो जापान को एक बार फिर से क्या करना चाहता है, वो सभी मुद्दों पर हराना चाहता है। चीन ने जापानी सेना के जो भी अत्याचार हैं उसकी याद को आज भी जिंदा रखा है, और उसे कहीं ना कहीं देखें तो अपने पाठ्य पुस्तकों में भी शामिल किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के अपने इतिहास को संरक्षित रखना, और एक जो पुराना कह सकते हैं कि इस तरह का जो बड़ा ही दुखात्मक एपिसोड हो, उसको भी अगर चीन इस तरह की अपनी पुस्तकों में जगह दे रहा है, तो इसके पीछे एक जो मंशा है वो चीन की दिखती है। चीन ने इसे अब मानजनक इतिहास के रूप में कहीं ना कहीं अपने पाठ्य पुस्तकों का एक पोर्शन बनाया है, एक हिस्सा बनाया है, और आने वाली पीढ़ियों को ये बताना चाह रहा है कि उसके देश का कितना अपमान जापान के लोगों ने किया है। जापान के प्रति जो एक हिंसात्मक भावना है वो अपने लोगों में जगाना चाहता है, और इसका बदला भी लेना चाहता है। तो दोनों देशों के बीच में जो एक कटुता है, एक तरह से जापान और जो चीन है इनके बीच में जो एक कटुता है उनके नागरिकों के बीच में भी दिखती है। और इसी कारण से देखें तो एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 11% जो आबादी है वही आबादी ही चीन के बारे में सकारात्मक राय रखती है। और ऐसी स्थिति क्या है कि देखेंगे तो जापान के जो लोग हैं वो चीन के विषय में अच्छी सोच नहीं रखते हैं, और चीन के जो लोग हैं वो जापान के संदर्भ में अच्छी जो सोच है वो नहीं रखते हैं। और चीन के खिलाफ अब देखें तो जो जापान भी है वो कहीं ना कहीं अब अलर्ट होते जा रहा है, तैयारी के स्तर पे आ रहा है कि कहीं अगर जापान अमेरिका के डर को छोड़ दे
और वो चीन के जापान के ऊपर अटैक कर दे तो आखिर उस समय क्या स्थिति होगी। तो इस खतरे को लेकर जापान भी पिछले कुछ वर्षों में देखें तो लगातार जो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको धीरे धीरे बढ़ा रहा है, और उस पे देखें तो बहुत सारे जो रिसर्च हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंडर में ही, लेकिन उन पर अपनी जो क्षमता है, अपनी जो डिफेंस क्षमता है उसको और बढ़ा रहा है। खास तौर पे जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उस पर बड़े प्रयोग कर रहा है जापान, ताकि अगर आने वाले इस समय में देखें स्थिति खराब होती है तो वो क्या कर सके, चीन को काउंटर कर सके। अब इस पूरे सिनेरियो में देखें तो एक बड़ा मुद्दा अब सबके सामने आ चुका है। ये कहा जा रहा है कि भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण मौका है ये जो प्रेजेंट में पूरा जो कह सकते हैं कि चाइना के पूरब पूरे ये जो चाइना सी है या कह सकते हैं पैसिफिक ओशियन वाला जो पूरा रीजन है, यहाँ पर जो एक तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। खास तौर पे चीन की जो विस्तारवादी जो नीति है, ये जो नीति है ये उसके पड़ोसियों के साथ कहीं ना कहीं जो तनाव है वो तनाव की स्थिति उत्पन्न कर रही है चीन और विभिन्न उसके जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो जापान हो या अन्य जो भी द्वीपीय देश हैं। तो इस कारण से कहा जा रहा है कि इस बढ़ते हुए तनाव की स्थिति में भारत को अब आगे बढ़कर क्या करना चाहिए, यहाँ पर अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहिए, अपनी उपस्थिति को यहाँ पर रखना चाहिए। बड़े ही एक एक्सपर्ट हैं सामरिक मामलों के, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कमर आगा, उनका ये कहना है कि भारत को अपना एक नया जो गठबंधन है वो तैयार करना चाहिए। चाहे वो ताइवान की बात हो, यहाँ पर ताइवान है तो भारत को क्या करना चाहिए, चाहे इस ताइवान के साथ, चाहे इस फिलीपींस के साथ, चाहे जापान के साथ, इन विभिन्न देशों के साथ अपना एक कहीं ना कहीं एक साठगांठ बनाना चाहिए। और ग्लोबल स्तर पे, ग्लोबल जो साउथ है उसका कहीं ना कहीं ध्यान रखने की जो बात है वो भारत को यहाँ पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और इस कारण से देखें तो ये भारत की अपनी जो पहचान है, अपनी जो एक बढ़त है, खास तौर पे देखें तो सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ट्रेड के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और दुनिया में जो एक भारत की छवि है उस छवि को और मजबूत करने में मदद मिल सकती है। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भारत अगर इन देशों के साथ इस तरह के जो भी गठबंधन बनाए तो प्रारंभिक तौर पे गैर रक्षा मंच के तौर पे इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। भारत इन क्षेत्रों में बहुत सारे जो देश हैं इनके साथ आगे बढ़कर खड़ा हो, उन्हें मदद प्रदान करे, और इस क्षेत्र में भारत की जो एक साख है वो, और चूंकि पहले से ही साख भारत की अच्छी है, वो साख और बेहतर हो सकती है। और इस भूमिका के लिए कहीं ना कहीं भारत को आगे आना चाहिए, और इस कारण से भारत के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो सकता है ये विषय। तो इस तरह की बात कही जा रही है कि भारत के लिए एक बड़ा ही मौका है, तो उस पर भी हमने बात कर लिया। तो इस तरह से आज हमने देख लिया कि जो चीन है, चीन अपने पड़ोसी देशों के जो निगलने की उसकी अपनी रणनीति है, जापान को भी लेकर अब वो बड़े स्तर पे घोषणाएं कर रहा है। और इस पूरे सिनेरियो में देखें, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें तो इस समय भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मौका है कि वो साउथ चाइना सी या यहाँ के चीन के जो भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ मिलकर इस तरह का एक जो गैर रक्षा गठबंधन है वो बनाए, और ख़ास तौर पे इस पूरे क्षेत्र में अपनी जो बढ़त है वो बना सकता है भारत, और इसके कई सारे जो महत्व हैं वो भी भारत के लिए हैं। तो इसी मुद्दे की आज हमने चर्चा की, और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।